तो मेरे ख्याल से मैंने अभी ये रिसेंट कोई पास पेपर का क्वेश्चन निकाला था, सही है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका नवंबर 2020 का है। पता नहीं इस साल पेपर हुआ भी था या नहीं हुआ था, भूल गया। लेकिन सवाल पढ़ते हैं। और बेटा अब जरा सुनना सवाल के अंदर क्या होता है। हाजिर हैज नॉट मेंटेन फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर द बिजनेस। वो फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं करता था। फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का मतलब वो डबल एंट्री बेस अकाउंटिंग नहीं करता था। डबल एंट्री बेस अकाउंटिंग ना करने का मतलब क्या था कि वो अपनी बुक्स के अंदर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज नहीं बनाता था, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाता था। एंड वंस वो ये दोनों काम नहीं कर रहा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको बनाने के लिए मुश्किलें खड़ी होती। ये जो बुक ऑफ ये जो आपकी बेसिक अकाउंटिंग होती है या जो डबल एंट्री सिस्टम होता है, इस डबल एंट्री सिस्टम में क्या किया जाता है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज बनाते हो, सही है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज बनाने के बाद लेजर अकाउंट्स बनाते हो, टी अकाउंट्स बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हो, फिर ट्रायल बैलेंस से इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। क्योंकि आपने जितने सोल ट्रेडर के सवाल देखे होंगे नॉर्मल सोल ट्रेडर, तो उसमें ट्रायल बैलेंस तो दिया हुआ होता है, वहां से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हो और रिकॉर्ड करते रहते। तो भाई ये चीज बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है डबल एंट्री इस्तेमाल करना? आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी रहती है, सही है। फ्रॉड का डर कम से कम होता है, सही है। बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स होती है और नुकसानात भी इसके अलग होते हैं। टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा मुश्किल टू अंडरस्टैंड होता है फॉर नॉन अकाउंटेंट, तो एक अलग बात है। बट डबल एंट्री करनी चाहिए। लेकिन आपको ये बात पता है कि जो सोल ट्रेडर होते हैं ना, जो अकेला कारोबार होता है, उसके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो स्टैंडर्ड फॉलो करेगा और डबल एंट्री रूल फॉलो करेगा। मैं जैसे चाहूं मैं अकाउंटिंग कर सकता हूं अपने बिजनेस सोल ट्रेडर। लेकिन जहां मेरा बिजनेस कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगा वहां पे मैं ये काम नहीं कर सकता। तो किसी भी कंपनी के सिंगल एंट्री का क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास। जब भी क्वेश्चन आएगा तो सोल ट्रेडर का आएगा। क्लियर हो गई बात? क्योंकि कंपनी के ऊपर ये गवर्नमेंट रेगुलेशन है, ये IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक अकाउंटिंग की होली बुक है जो ये कहती है कि आपने डबल एंट्री रूल फॉलो करना है। तो उधर कंपनीज के ऊपर कभी सिंगल एंट्री का क्वेश्चन नहीं बनेगा। सिंगल एंट्री का किन पे बनेगा? पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर पे। आपके लेवल के ऊपर पार्टनरशिप तक भी नहीं जाता, सोल ट्रेडर पे सिंगल एंट्री देता है। जैसे यहाँ पे किया हाजिक हैज नॉट मेंटेन, हाजिक वाज अ सिंगल पर्सन, सिंगल सोल ट्रेडर का सवाल है। क्लियर? अब जरा सुने तो बोलता है कि भाई हाजिक प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2020। आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। कौन सी ईयर की इंफॉर्मेशन दे रहा है? 31 जुलाई 2020। फौरन समझ जाए कि ये जो इंफॉर्मेशन है 31 जुलाई 2020 की क्लोजिंग इंफॉर्मेशन। हमेशा आदत बना लो, हमेशा आदत बना लो, सवाल सॉल्व करने से पहले उसका अकाउंटिंग पीरियड लिख दिया करो, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, आधी एडजस्टमेंट वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। अगर कोई बिजनेस 31 जुलाई 2020 को एंड हो रहा है तो वो स्टार्ट किस दिन हुआ होगा? 1 अगस्त 2019, यानी कि पूरे 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड आपके सामने आ गया। अब अगर तुम नीचे भी देखो बेटा तो यहाँ पे जो इसने इंफॉर्मेशन दी हुई है वो 1 अगस्त 2019, क्या मैं बोल सकता हूँ ये ओपनिंग इंफॉर्मेशन है? और जो दूसरी इंफॉर्मेशन है वो 31 जुलाई 2020, क्या बोल सकता हूँ ये क्लोजिंग इंफॉर्मेशन है? तो ओपनिंग इंफॉर्मेशन के बारे में क्या बोलता था? पहली तारीख की इंफॉर्मेशन देगा या पहचानना। और क्लोजिंग इंफॉर्मेशन 30 या 31 की तारीख का देगा, जो भी उस मंथ की क्लोजिंग डेट होगी। क्लियर हो गई? अब मुझे ये बात समझ आ गई कि एक सवाल में ओपनिंग इंफॉर्मेशन है और क्लोजिंग इंफॉर्मेशन गिवन होगी हमेशा। अब देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या क्या देता है बेटा। सबसे पहली इंफॉर्मेशन देख होता है बैंक लोन। बैंक लोन साल के शुरू में कितना शो कर रहा है? 6000 का। साल के आखिर में कितना शो कर रहा है? 4500। इसका मतलब क्या होगा? रिडम्पशन ऑफ लोन हो गई होगी, और आसान रीपेमेंट ऑफ लोन हो गई होगी, और आसान उधार का पैसा वापस कर दिया आपने। कितना? 1500। कैसे पता लगा? 6000 था, कितना होगा? तो ये 1500 रुपए आपने वापस कर दिया होगा। इसका मतलब ये क्लियर होती है, आसान बात है। आगे सुनिए, आगे बोलता है इन्वेंट्री। अब देखिएगा जरा बात को गौर से। इन्वेंट्री अगर आप देखें तो यहाँ पे कितनी दी हुई है? 8400। इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री है क्लोजिंग इन्वेंट्री? क्यों ओपनिंग? क्योंकि पहली तारीख की है। लेकिन अगर तुम नोटिस करो क्लोजिंग इन्वेंट्री के आगे क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन मार्क। तो अब एग्जामिनर पे फर्ज हो गया कि मार्कअप या मार्जिन देगा। आगे ना मैंने क्या बोला था अभी कि अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री छुपा गया तो उस पर फर्ज हो जाएगा कि वो मार्कअप या मार्जिन सवाल में जरूर देगा। आगे जाके कहीं ना कहीं मुझे नजर आएगा। अभी मुझे यहाँ पे कितने पेज में मुझे नजर नहीं आ रहा, आपके पास शायद पूरा पेज है, तो देगा जरूर, ये गारंटी, बच नहीं सकता। क्योंकि नहीं देगा ना तो कैलकुलेटेबल ही नहीं। सिंपल। क्लियर? बात समझ आती है? आगे सुने, अगली चीज वो बोलता है बेटा नॉन करंट एसेट्स एट नेट बुक वैल्यू। अच्छा जी, नॉन करंट एसेट की नेट बुक वैल्यूज आपको गिवन है।
याद रखिएगा नॉन करंट एसेट के बारे में अगर इंफॉर्मेशन सवाल में मौजूद हो तो नॉन करंट एसेट से रिलेटेड आपको एक चीज है जो कैलकुलेट करनी होगी हमेशा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कैसे कैलकुलेट होगा फ्यूचर में सिखाऊंगा, अभी तक तो नहीं सिखाया ना, फ्यूचर में सिखाऊंगा। अभी मैंने आपको आधी इनकम स्टेटमेंट बनाना सिखाई है, सिर्फ ग्रॉस फॉर्म। सही जी, आगे बढ़ते हैं। तो इसको अभी हम स्टार बना लेते हैं कि इसके अकाउंट सीखने हैं। और इसी तरीके से आपको रेंट प्रीपेड दिया हुआ है तो रेंट प्रीपेड को भी स्टार बना लीजिए, क्योंकि एक्सपेंस ही है तो एक्सपेंसेस के अकाउंट अभी आगे जाके बनवाऊंगा, तो इसके बारे में अभी कोई बात नहीं कर, वापस आगे बात करेंगे। अगली चीज अगर आप देखें तो आपको क्या दिया हुआ है, ट्रेड पेबल्स। अब सोचो, ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है तो सिंगल एंट्री के अंदर ट्रेड पेबल कहां इस्तेमाल होते थे, परचेजेस को कैलकुलेट करने में, परचेज एज ए कंट्रोल अकाउंट बनाने में। क्या ट्रेड पेबल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्या मैं इसको बोल सकता हूं ये बीडी बैलेंस, और क्या क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 7460 का, क्या इसको बोल सकते हैं सीडी बैलेंस से बेटा, बात समझ आई। तो बीडी और सीडी पहले से मुझे नजर आ गया, मैंने दिमाग में बना लिया, हाँ यार हो सकता है परचेजेस छुपाई भी हो सकता है, क्लियर। अच्छा जी आगे बढ़े तो वेजेस, वेजेस के बारे में अभी बात नहीं हो सकती क्योंकि एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस के बारे में अभी बात नहीं कर रहे, स्टार बना के रख दिया, ये सारे स्टार क्लियर करो, लेकिन पहले आधा 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 करके ताकि आपका दिमाग खुलता रहे। अच्छा जी अब आपको वो बोलता है समरी ऑफ बैंक अकाउंट। अब ये उन्होंने क्या बना के दे दिया आपको, एक समरी दे दी बैंक अकाउंट की फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2020, यानी कि ये एक बैंक अकाउंट, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये एक बैंक अकाउंट। अब नजर आ गया, एक डेबिट साइड और एक बैंक अकाउंट का दूसरा नाम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी होता है, यानी कि बैंक अकाउंट की डेबिट साइड को कहा जाता है रिसीट साइड और क्रेडिट साइड को कहा जाता है पेमेंट साइड। रिसीट साइड का मतलब जो पैसा आया और पेमेंट साइड का मतलब जो पैसा गया। इसका मतलब बैंक में जो चीजें डेबिट साइड में लिखी है वो पैसा आया होगा, और क्रेडिट साइड पे जो भी चीजें लिखी हुई हो एक्स वाई जी कुछ भी, इसका मतलब पैसा गया है। क्लियर, ये बात समझ आ गई। तो हमेशा बैंक अकाउंट का दूसरा नाम याद रखिए करें, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट आया पेमेंट गया, वरना आपको ये बात आधा बैंक अकाउंट वैसे समझना। अच्छा अब अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको हमेशा स्टार्ट करना पड़ता है ब्रॉड डाउन बैलेंस को देखते हुए। अगर तुम ये नोटिस करो तो एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ या ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर का सवाल है, तो साल के शुरू में तुम्हारे पास बैंक का बैलेंस कितना गिवन है 2150। इज दिस पॉजिटिव बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस? Negative. If the balance of bank account is given on the credit side, it means कि ये negative balance है, मतलब तुम्हारा बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ। ओवरड्राफ्ट मींस के मेरे बैंक के अंदर नेगेटिव 2150 पड़े, मतलब मैंने उल्टा ये बैंक को दे दें, वरना हालांकि बैंक का काम क्या होता है, जाके तुम अपने पैसे निकालोगे, जब ओवरड्राफ्ट हो जाता है तो बैंक को उल्टा देना पड़ता है, हमारे लायबिलिटी बन जाती है, उधार बन जाता है। पैसा देना है तो लायबिलिटी है, देना है तो एसेट। तो जब तक बैंक से पैसा लेना है तो वो मेरा एसेट है, लेकिन जिस दिन बैंक को पैसा देना है वो मेरी लायबिलिटी बन चुका। क्लियर। ऐसे ही कस्टमर, पैसा लेना है तो एसेट है, ऐसे ही सप्लायर, पैसा देना है तो लायबिलिटी है। बात समझ आ गई। तो आपने अपने ऊपर रख के सोचना। अच्छा जी, ये तो खैर नॉर्मल सी बात, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब डेबिट साइड पे आ जाते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है सेल्स रिसीट्स 166,000। सेल्स रिसीट्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने जो सेल्स करी है उससे मुझे जो पैसा मिला है, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये कैश सेल्स है? बोल सकता हूं मैं इसको, क्या है ये, कैश सेल्स है, सेल्स रिसीट्स। अच्छा इसको पता है एक और नाम भी दे सकता है, सेल्स टेकिंग, कभी कभी ये टर्म भी इस्तेमाल करेगा, सेल्स टेकिंग, सेल्स रिसीट्स। लेकिन यहीं पे कहानी डिफरेंट हो जाती है अगर लिखा होता रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर, तो फिर वो एसएलसी की बात आ जाती, क्योंकि मैंने एसएलसी में भी क्या पढ़ाया था, ये रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स पढ़ाया था आपको एसएलसी के अंदर। देखो यहाँ पे रिसीट्स पढ़ाया था, ये वाली बात याद है? तो वो लिख के देगा बैंक अकाउंट में रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स, क्या उसने ऐसी कोई बात लिखी है रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स या रिसीट्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स? वो बोल रहा है सेल्स रिसीट्स। तो फौरन समझ आना अगर सेल्स रिसीट लिखा हुआ कस्टमर का इसमें कोई जिक्र नहीं आ रहा तो ये एसएलसी से ताल्लुक नहीं बनाता, बल्कि ये नॉर्मल कैश सेल्स है। अच्छा अभी तक क्या मुझे सवाल के अंदर ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस मिला है? क्या ट्रेड रिसीवेबल का सवाल देखो, क्या ट्रेड रिसीवेबल्स का ओपनिंग बैलेंस है? ट्रेड पेबल का तो मिल गया था, ट्रेड रिसीवेबल का अब तक ओपनिंग बैलेंस मिला है? नहीं मिला। क्या क्लोजिंग बैलेंस मिला है? इसका मतलब अभी तक मैं ये समझ चुका हूं कि इस सवाल के अंदर जितनी भी सेल्स होगी वो कैश के ऊपर ही होगी, क्योंकि ये अकाउंट तो मांग ही नहीं रहा।
जब ये अकाउंट मांग ही नहीं रहा तो ये अंडरस्टैंडेबल बात हो गई कि क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स ऐड होकर टोटल बनती है, तो क्रेडिट सेल्स कारोबार ने कोई कर ही नहीं है, तभी उसका कोई क्रेडिट कस्टमर का अकाउंट ही नहीं शो हो रहा, ना ओपनिंग बैलेंस ना क्लोजिंग बैलेंस। तो इसका मतलब जितनी भी सेल्स हुई होंगी किस बेसिस पे हुई होगी, कैश बेसिस पे। और कैश बेसिस की सेल्स कहां से पता लगेंगी, बैंक अकाउंट। हमने यही बात करी थी, बैंक अकाउंट से पता लगेगी। तो ये बैंक अकाउंट आपको सवाल के अंदर दिया हुआ है, तो उस बैंक अकाउंट से पता लग जाएंगे 166,000 की क्या है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद सीडी बैलेंस लिखा हुआ है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं, क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं। यानी कि ये तो पैसा वो था जो आया, अब उसकी बात करते हैं जो पैसा गया। पैसा गया क्या क्या, पेमेंट्स टू क्रेडिट सप्लायर। सोचे ये क्या चीज है, सप्लायर को पेमेंट कर रहे हो, किस अकाउंट से रिलेट करती हुई बात नजर आ रही है। अभी हमने बात करी थी कि जब हम परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे तो हम पेमेंट्स को देखेंगे, और पेमेंट्स कहां से मिलेंगी, कहां से बताया था, कहां से मिलेंगी, पेमेंट्स कहां से मिलेंगी, बैंक अकाउंट से मिलेंगी। क्या बैंक अकाउंट में लिखी नहीं है, बात समझ आई। हमेशा याद रखिएगा ये जो बैंक की पेमेंट होती है बैंक अकाउंट में लिखी हुई होती है। भाई मैंने सप्लायर को पेमेंट करी, तो पेमेंट करूंगा तो चेक के थ्रू ही करूंगा, समझ रहे हो, तो चेक के थ्रू पेमेंट करी तो बैंक में तो शो होगी ही होगी, सही है। अच्छा जी, आगे आ जाते, अगली चीज यहाँ पे लिखी हुई है बैंक लोन रीपेमेंट। आपने रीपेमेंट करी है बैंक लोन, तो देखो ऊपर जो लोन दिया हुआ था पहले 6,000 का था, फिर कितने का हो गया था 4500, यानी कि 4500 रुपए की रीपेमेंट हो गई, लिख के दे दिया उसमें, पेमेंट हुई है। ना भी लिखता तो भी ये बात अंडरस्टैंडेबल थी, लेकिन बैंक अकाउंट से ही पेमेंट करी होगी ना, और कहां से करेगा लोन की पेमेंट, सही है। ऐसा मत सोचना कि सर वो घर से पैसा भी तो देके जा सकता था। देखो जितने भी बिजनेसेस होते हैं ना वो बैंक अकाउंट से डील करते हैं, जो भी पेमेंट होती है और जो भी रिसीट होती है बैंक अकाउंट के थ्रू, ताकि उनके पास एक एविडेंस हो कि हाँ भाई पेमेंट कर दी है और हाँ भाई पेमेंट रिसीव हो गई है, सही है। एक उनके पास एक्स्ट्रा पार्टी होती है इस चीज को प्रूव करने के लिए। तो नॉर्मल जितने भी बिजनेस है वो सारे बैंक अकाउंट बना के रखते हैं, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस, तो बैंक अकाउंट होता है। इवन आप में से भी कितने बच्चों ने खोल लिया होगा अभी तक बैंक, राइट। आगे सुने, आगे बोलता है लोन, बैंक लोन इंटरेस्ट। तो आपने एक इंटरेस्ट पे करा हुआ है, एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो पेमेंट हुई। अच्छा जी, फिर आपने रेंट पे करा हुआ है, वेजेस पे करी हुई है, जनरल एक्सपेंस पे करे हुए हैं, सारे के सारे एक्सपेंसेस, सारे के सारे एक्सपेंसेस है। तो ये तो एक्सपेंस है, जब एक्सपेंस के बारे में बात करेंगे तभी रिकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ड्राइंग्स दी हुई है, कितने की 17,500 की। ये जो ड्राइंग्स है, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ये कैश ड्राइंग्स है, हाँ क्या ना। ड्राइंग्स कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की। कौन कौन सी टाइप, कैश ड्राइंग, नॉन करंट एसेट ड्राइंग और इन्वेंट्री ड्राइंग, राइट। अब ये इन तीनों में से कौन सी है, कैश ड्राइंग। कैसे पता लग रहा है सर आपको ये कैश ड्राइंग, क्योंकि यार बैंक से पैसा निकल रहा है तो बैंक से तो कैश ही निकलेगा ना, बैंक से इन्वेंट्री तो नहीं निकल सकती, बैंक से नॉन करंट एसेट तो नहीं निकल सकता। तो बस ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ओनर कारोबार में इन्वेस्ट भी यही 3 चीजें कर सकता है और विड्रॉ भी यही 3 चीजें कर सकता है, ना इनके अलावा कुछ और इन्वेस्ट कर सकता है और ना इनके अलावा कुछ और विड्रॉ कर सकता है। या तो पैसा डालेगा या कोई एसेट उठा के डालेगा या इन्वेंट्री डाल देगा, घर भी लेके जाएगा तो एसेट ले जाएगा, इन्वेंट्री उठा के ले जाएगा या टिल में से कैश उठा के ले जाएगा। 3 ही चीजें होती है, जो इन्वेस्ट होगी और जो विड्रॉ। अच्छा, अब अगर आप नोटिस करें तो आपका जो बैंक का सीडी बैलेंस है वो कितना बन रहा है, 6,600 का। अच्छा मैं इसको सुनिएगा, मैं सवाल पूछता हूँ, मैं इस 6,600 को डेबिट बैलेंस बोलूं या क्रेडिट बैलेंस बोलूं, हाँ भाई, इस 6,600 को डेबिट बैलेंस बोलूं या क्रेडिट बैलेंस बोलूं, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट। हमेशा याद रखना बैलेंस की नेचर उसके ब्रॉड डाउन से देखी जाती है रादर देन कैरेट। तो अगर कैरेट डाउन के साइड पे आ रहा है डेबिट साइड पे, तो इसका बैलेंस ब्रॉड डाउन किधर बनेगा, राइट साइड के ऊपर बनेगा। कितने का, 6,600 का। तो हमेशा जो अकाउंट की नेचर है या उसका जो बैलेंस है वो बीडी बैलेंस से देखा जाता है। तो इसका बीडी किधर बन रहा है, डेबिट पे या क्रेडिट पे, तो इसका मतलब ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। और क्रेडिट बैलेंस का मतलब जाहिर सी बात है कि बैंक ओवरड्राफ्ट है कि साल के आखिर में भी तुमने बैंक को उल्टा कितना पैसा देना है, 6,600 देना है, क्लियर। तो ये एक नॉर्मल सा बैंक अकाउंट है जिसके अंदर मैंने कुछ बातें हैं जो कि मैंने अभी रोक के रखी हुई है, सार बना रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही आसान है, ये तो आप 2 मिनट में करेंगे, ये तो कोई मसला नहीं है, सही है, मसले वाली बात है। अच्छा भाई, अब आगे आ जाए तो क्या बोलता है, ग्रॉस मार्जिन वाज 40%। देखो मैंने क्या बोला था, इफ एग्जामिनर क्लोजिंग इन्वेंट्री छुपा ले, अगर एग्जामिनर क्लोजिंग इन्वेंट्री
छुपा ले तो क्या देगा, फर्ज हो जाएगा मार्कअप या मार्जिन देना। तो सवाल में क्या दिया हुआ है, मार्कअप या मार्जिन। फिर मैंने एक बात 3 दफा बोली थी कि मार्जिन अप्लाई किस पे होता है, सेल्स पे। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं, कि भाई सेल्स के ऊपर मैं मार्जिन की परसेंटेज अप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास अराइज क्या होगा, दैट्स इट। ये हमने बात करी थी और क्लियर। आगे सुनने बात करो। अब बोलता है ऑल सेल्स वर फॉर कैश एंड ऑल कैश रिसीव वर बैंक। क्या बोल रहा है, जितना भी तुमने सामान बेचा है ना सारा कैश पे बेचा है और जितना भी कैश है वो सारा बैंक के अंदर रख दिया था। देयरफॉर क्या मैं बोल सकता हूं कि दिस 166,000 आर माय टोटल सेल्स। बात समझ आ गई, क्लियर है। अच्छा जी, फिर आगे बात करते हैं। अब एग्जामिनर क्या बोलता है, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। अब क्या बनानी है, इनकम स्टेटमेंट। अब सोचेंगे इनकम स्टेटमेंट शुरू कहां से होती थी, सेल्स से। तो स्टार्ट करते हैं सेल्स। अच्छा, अब 166,000 मेरे ख्याल से यही सेल्स है। कोई सेल्स रिटर्न नहीं थी तो देयरफॉर इसको टोटल सेल्स मान लिया, टोटल रेवेन्यू मान लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री को लिखा जाता है, ओपनिंग इन्वेंट्री। अच्छा, अब ये ओपनिंग इन्वेंट्री मैंने आपको बोला सवाल में हमेशा गिवन होगी ओ लेवल्स की। डन। अच्छा जी, आ जाए तो देख लेते हैं कितने की गिवन। ओपनिंग इन्वेंट्री ये देखो, पहले पेज के ऊपर ही इंफॉर्मेशन दी हुई थी, 8,400 की दी हुई है। हाँ, अच्छा भाई, तो यहाँ पे लिख देंगे 8,400। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, ये करने के बाद एनपीओ डायरेक्टली हो सकता है तो देयरफॉर टाइम लगेगा। सही, एक दफा लेकिन अच्छे से, बाकी आगे के दोनों तो कोई टेंशन। अच्छा जी, उसके बाद हम लिखेंगे परचेजेस। लेकिन अब सवाल, क्या मुझे परचेजेस बैंक अकाउंट में गिवन है, क्या लिखा हुआ है आपने परचेजेस करी थी, नहीं। लेकिन क्या लिखा हुआ है, पेमेंट टू सप्लायर। और मैंने ये भी देख लिया कि ट्रेड पेबल का ओपनिंग और क्लोजिंग भी गिवन है। तो क्या मैं परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बना सकता हूं इस इंफॉर्मेशन से या नहीं बना सकता, बना सकते हैं। और हम लोग यहीं पे बना लेते हैं परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। आप लोग भी वर्किंग के साथ साथ बनाओगे, सही है। तो यहाँ बना लेते हैं परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। अच्छा भाई, अब मैंने तुम्हें बोला था कि इस अकाउंट से रिलेटेड जो भी सेल और परचेज के अकाउंट होंगे बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देता है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये अकाउंट याद करें पहले तो, क्रेडिट नेचर का अकाउंट है या डेबिट नेचर का, क्रेडिट। तो पीडी किधर आएगा, तो बैलेंस आ जाएगा पीडी क्रेडिट साइड पे। अच्छा जी, अब ये कहां से मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस। पीडी का मतलब ओपनिंग 6280। सवाल आपके सामने मौजूद है, मैं स्क्रीन ऊपर नीचे ना भी करूं तो भी आपको क्लियर होना चाहिए। डन। अच्छा जी, अब सुनिएगा सर, तो ये हम लिख लेते हैं 6280, 6280। और ऐसे ही सीडी बैलेंस भी गिवन है, बैलेंस सीडी, और वो कितना गिवन है मुझे, 7460। ठीक है, आंसर आप लोग मुझे बता सकते हो, 7460। अच्छा, अब और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, रिसीट्स या पेमेंट्स। पेमेंट्स कहां से पता लगती हैं, बैंक अकाउंट से। कितनी पेमेंट करी है आपने, 96,220। अच्छा, इसके अलावा बताया था और क्या क्या रिकॉर्ड होता है इस अकाउंट के अंदर, परचेज रिटर्न, और क्या बताया था, डिस्काउंट रिसीव, और क्या बताया था, यही दो चीजें बताई हैं आप लोगों को, सही है, यही दो चीजें। देखो वो दोनों भी नहीं पूछी, लेकिन अगर मैक्सिमम पूछता तो वो दो और, उसके अलावा कुछ नहीं देगा गारंटी। सही है, जबान है ये, मैं आपको गारंटी, सही, और कुछ नहीं। आपने पूरा कंट्रोल अकाउंट पढ़ना है, ऐसी बात मैं बता चुका कि पूरा कंप्लीट कंट्रोल अकाउंट, उसमें और भी चीजें आती है, वो एक अलग टॉपिक है जो कि आप लेक्चर से लेके जा सकते हैं। सही है। अच्छा जी, तो अब हमें क्या मालूम करना है, मिसिंग फिगर। क्रेडिट नेचर का अकाउंट है तो मिसिंग फिगर भी क्रेडिट साइड से पता लगेगी, है ना। ऐसा हो जाएगा। देखो कैलकुलेट करो ना सब लोग, अब कैलकुलेटर तो यूज करो।
97 ऐसा देखो सही लिखा है, क्लियर है। चलो भाई, तो अब हम क्या करेंगे, आगे आएंगे और यहाँ पे परचेज लिख देंगे 97 400। समझ आ गई बात, यहाँ तक क्लियर है। आंसर्स भी कोई बच्चा मैच करते रहना, आप लोग कैलकुलेशन गलती ना हो, ताकि और बाकी स्कीम इसलिए दी भी है मैंने कि जल्दी आंसर आप लोग को पता लग जाए कि भाई निकाला है सही है या गलत, टाइम ना लगे आपको, सही है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे बोलता है लेस, अब क्या लिखेंगे, क्लोजिंग इन्वेंटरी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या क्लोजिंग इन्वेंटरी गिवन है सवाल में? तो मैं अभी अज्यूम कर लूंगा एक्स। अच्छा, अगर मेरे पास बेटा क्लोजिंग इन्वेंटरी नहीं है, अब सब इधर देखो, अब कॉपी नहीं करो, अब यहाँ देखो, अगर मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंटरी नहीं है तो क्या मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ? नहीं, अगर क्लोजिंग इन्वेंटरी नहीं, मैं और कोई बात ही नहीं कर रहा, अगर क्लोजिंग इन्वेंटरी नहीं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं, और अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं तो ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं। लेकिन मुझे ये बात पता है कि जब क्लोजिंग इन्वेंटरी छुपा लेता है तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए मार्कअप या मार्जिन देता है। अब इस सवाल के अंदर मार्कअप दिया हुआ या मार्जिन दिया हुआ है, तो मार्जिन किस पे एप्लीकेबल है, तो सेल्स के ऊपर कितना परसेंट बेटा, 40%। तो बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, 66400। अब मुझे ये पता है कि सेल्स कितनी है, मुझे ये पता है ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, तो सेल्स में से कितना माइनस करा होगा कि 66400 आ गया होगा, डिफरेंस बता दो। ऐसे निकालोगे ना एक्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकालोगे, जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है कैसे निकालोगे, इस वैल्यू के अंदर कुछ माइनस करा होगा तो ये आया होगा 99,600। देखो यहां तक पहुंच गया सवाल, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को कंप्लीट किया जा रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सब लोग समझे ये बात को, आगे बात करें, क्लियर है। अच्छा, अब आपके पास क्या चीज नहीं है, क्लोजिंग इन्वेंटरी। अब अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने इसको इसमें प्लस किया होगा और इससे माइनस करा होगा तो इक्वल्स टू ये आया होगा, आगे ना, इतनी बात मानते हैं। हाँ, ओपनिंग इन्वेंटरी में परचेज ऐड करा होगा, क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस करा होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कॉस्ट ऑफ सेल्स में से ओपनिंग इन्वेंटरी और परचेज माइनस कर दे तो क्या आपको क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू पता लग जाएगी? बताओ कितनी है, कितनी, 60। यहां तक मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है और यहीं तक हमने सवाल को सॉल्व करा है, क्रॉस। क्लियर है ये वाली बात, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, इस सवाल में सी लेजर कंट्रोल अकाउंट बनवाया ही नहीं, मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरी बात, लेकिन उसमें से कुछ पूछेगा। परचेज लेजर भी बनवाया तो उसमें सिर्फ 3 इंफॉर्मेशन थी। क्लियर, पासवर्ड की सवाल है लेकिन वो ऐसे ही करेगा, आना आपको पूरा चाहिए, जाहिर सी बात है, जैसे हम लोग करें। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट के अंदर 2 काम करते हैं। ये जो हमने अभी तक काम किया है इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, सेल से लेके ग्रॉस प्रॉफिट तक जो बनता है इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, और फिर जो नीचे बनता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, और इस टोटल को ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आज के दौर में इसको इनकम स्टेटमेंट कहा जाता है। क्लियर। अच्छा जी, अब सुनिएगा, कोई इनकम मुझे सवाल में नजर नहीं आई तो मैं डायरेक्टली हेडिंग लिख रहा हूं लेस, लेकिन अब लिखने का तरीका देखिए। सबसे पहले हेडिंग क्या लिखेंगे, और बच्चे बताओ हेडिंग क्या लिखेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक्सपेंसेस मत लिख देना। तो सर ये एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में फर्क क्या होता है ये भी बताने लगे हम। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उन तमाम एक्सपेंसेस को कहा जाता है, या चलो इसको बहुत आसान करके बोल दूं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर 2 ऐसे खर्चे जो रिकॉर्ड नहीं होते, एक बैंक लोन का इंटरेस्ट, नंबर 2 टैक्स। ये 2 बातें इधर रिकॉर्ड नहीं होती, अदर देन लोन का इंटरेस्ट, अदर देन टैक्स, जितने भी एक्सपेंसेस सारे ऑपरेटिंग है, सैलरीज, वेजेस, फला फला फला, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, जो आपके दिमाग में आता है, जो आपके दिमाग में आता है सारे ऑपरेटिंग है, सिवाय किनके, लोन की इंटरेस्ट पेमेंट के और टैक्सेशन के। टैक्सेशन आपके कोर्स में है ही नहीं, तो सिर्फ आपके कोर्स में क्या चीज होती है, लोन की इंटरेस्ट पेमेंट। तो यहाँ पे जो मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखूंगा, यहाँ पे मैं क्या चीज रिकॉर्ड नहीं करूंगा, लोन की इंटरेस्ट पेमेंट, अदर देन बाकी सारे यहाँ रिकॉर्ड। क्लियर हो गई बात, सबको क्लियर हो गया? तो ये आसान कर लो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या क्या होते हैं इसकी लिस्ट बनाने से बेहतर है कौन सा नहीं होता वो समझ जाओ, तो पूरी बात समझ आ जाएगी। डन, आगे सुने।
अब वंस जब तुम एक्सपेंसेस के ऊपर आ जाते हो, अच्छा अगेन अब ये एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए पूरा टॉपिक है जिसका नाम है एक्रूअल एंड प्रीपेमेंट, जिसके ऊपर जाहिर सी बात है अगेन 2 घंटे चाहिए। रिकॉर्ड लेक्चर चाहिए हो तो रिकॉर्ड लेक्चर आप लेके जा सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको क्या करूंगा, एक शॉर्टकट से इसको सॉल्व करवाऊंगा और वो शॉर्टकट आप अप्लाई करेंगे, आपका आंसर 100% सही आएगा। और इस सवाल के अंदर वो अकाउंट नहीं मांगता बल्कि उसकी वैल्यूज मालूम करता है। फॉर एग्जाम्पल और क्या चीज हाइड करेगा, अभी हम लोगों ने क्लोजिंग इन्वेंटरी कर ली थी, नंबर 4 एक्सपेंसेस। डन। अब क्या हाइड कर लेगा सवाल में, एक्सपेंसेस। लेकिन एक्सपेंसेस जो है ना, हमेशा याद रखिएगा 2 टाइप के होते हैं। हाँ जी, किसी को पता है? कैपिटल रेवेन्यू तो एक अलग बात है, इनकम स्टेटमेंट के अंदर ही एक्सपेंसेस 2 टाइप के रिकॉर्ड होते हैं, कैश और नॉन कैश। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें कि कैश एक्सपेंसेस को कैसे कैलकुलेट करना है, पहले तो कैश एक्सपेंसेस पे बात करें। सर कैश एक्सपेंसेस का मतलब वो एक्सपेंस जिसके अगेंस्ट तुमने पैसा दिया हो बेटा, किसी को रेंट दे के आए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे के आए, सही है। इसी तरीके से और भी कोई खर्चा, रिपेयर का खर्चा दे के आए, टेलीफोन का खर्चा दे के आए, यूटिलिटीज का पैसा दे के आए, कैश। नॉन कैश एक्सपेंस वो खर्चा जिसमें कैश का आउटफ्लो ना हो, बैड डेट हो जाना, डेप्रिसिएशन हो जाना, डिस्काउंट अलाउड हो जाना, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो जाना, लॉस ऑन डिस्पोजल हो जाना, ये सब नॉन कैश है। ये सब नॉन कैश है। तो कैसे सोचना है, कहीं अगर मैं पैसे की पेमेंट करके आया हूं ना तो वो कैश एक्सपेंस है, और अगर कोई खर्चा ऐसे आ गया जिसकी पेमेंट ना की गई हो वो नॉन। ये तरीका है इसको समझ। क्लियर? आप सुनो बेटा, ये जो कैश एक्सपेंसेस होते हैं ना, इनको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक एक्सपेंस अकाउंट बनाना। क्या सर हर एक्सपेंस को कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेंस अकाउंट बनाया जाएगा? आंसर है नो। फिर सर किनके लिए अकाउंट बनाया जाएगा? आप सुनो, मैं सिर्फ उनकी बात करूंगा जिन एक्सपेंसेस के लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले याद रखिएगा, मैं आपको शॉर्टकट करके पढ़ा रहा हूँ, ये पूरा अकाउंट नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब इस अकाउंट में जितनी बातें आती हैं वो सारी लिख पाऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं दे सकता, सही है। अक्रूवल प्री पेमेंट का अगेन मुझे 1 घंटा, कम से कम मुझे 1 घंटा, मैं थोड़ा सुनूंगा तो मुझे 1 घंटा चाहिए होगा, मैं नहीं दे। अच्छा जी, आप सुने, इस अकाउंट को बनाने के लिए आपने सबसे पहले, फॉर एग्जाम्पल हम यहीं से कोई एग्जाम्पल उठा लेते हैं आपके, पहली रेंट दी हुई है, चले रेंट। रेंट, क्या रेंट एक एक्सपेंस है? सर रेंट तो इनकम भी हो सकती है, आपने कैसे मान लिया कि ये एक्सपेंस है? सोचो ना, सवाल नहीं आ रहा दिमाग में। रेंट तो दोनों देखने तुमने जिंदगी में, इनकम भी और एक्सपेंस भी। तो फिर ये देखोगे कि जो रेंट है ये तुम्हारे बेटा बैंक अकाउंट में डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? इसका मतलब डेबिट पेमेंट साइड पे लिखा हुआ है या रिसीट साइड पे लिखा हुआ है? तो तुमने रेंट की पेमेंट करी है, इसका मतलब रेंट क्या बन गया? क्लियर? ऐसे पहचानना है इनकम और एक्सपेंस। अगर यही रेंट डेबिट पे लिखा हुआ होता तो क्या बन चुका होगा? क्रेडिट इनकम। क्लियर? आया या गया? गया तो एक्सपेंस है, आया तो इनकम। ऐसा ही है ना? आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक टर्मिनोलॉजी है वो आप लिख लें, शॉर्ट टर्म है पी ए ए पी, यानी कि पाप। आप ये टर्म लिख लीजिए, सही है। पेपर के अंदर जाके साइड में लिख लीजिएगा, इसका अकाउंट रिक्वायर्ड नहीं है, सही है। अप्रूवल प्रीपेमेंट का जो सवाल आता है उसमें अकाउंट रिक्वायर्ड है, तो इतना शॉर्ट करके नहीं बना सकते, लेकिन अभी तो आपने आंसर निकालना है कि एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में कितना जाएगा। क्लियर? आपने ऐसे करके लिख लेना है पी ए पी, पाप, एक्सपेंस का अकाउंट बनाते हैं। अब कोई भी एक्सपेंस हो आपने ये अकाउंट बनाना है, कब बनाना है मैं आपको बताऊं। देखो उसूलन अगर तुम किसी भी एक्सपेंस से रिलेटेड, सुनिएगा जरा बात को गौर से, उसूलन, अब ये अगेन बात, इंपॉर्टेंट बात, ये दिमाग में बैठ गई तो एक्सपेंसेस भी कैलकुलेट हो जाएंगे। अगर तुम किसी भी एक्सपेंस से रिलेटेड सवाल में अक्रूवल्स या प्री पेमेंट्स देखते हो, किसी भी एक्सपेंस से रिलेटेड अक्रूवल्स या प्री पेमेंट्स लिखे हुए हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो, फॉरगेट इट। अगर गिवन, क्या बोला मैंने, किसी भी एक्सपेंस से रिलेटेड अगर अक्रूवल या प्री पेमेंट्स गिवन हो, फिर से रिपीट कर, किसी भी एक्सपेंस से रिलेटेड अक्रूवल या प्री पेमेंट्स गिवन हो, अक्रूवल प्री पेमेंट या एडवांस भी, प्रीपेड को एडवांस भी कहा जाता है, ये गिवन हो तो फॉरन से इनका अकाउंट बना देना, तुम्हें बहुत आसानी होगी। तो तुम्हें क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि ओपनिंग इंफॉर्मेशन ये बीडी बैलेंसेस है,
ठीक है, और क्लोजिंग इंफॉर्मेशन ये सीडी बैलेंस है। आसान हो गया, ऊपर बीडी आते हैं, नीचे हमेशा सीडीज आते हैं, आपने बना लिया ये अकाउंट। अब आप ये देखो कि रेंट से रिलेटेड आपको अक्रूवल्स गिवन है या प्रीपेमेंट गिवन? हाँ जी, लेकिन ये 240 का ओपनिंग गिवन है या क्लोजिंग गिवन है? ओपनिंग। तो इधर आए और पी का जो ओपनिंग साइड है वहां पे लिख दीजिए 240। कितना मुश्किल काम बताया, हो जाएगा। शॉर्टकट बता रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा, अगेन ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है, इसको पढ़ाने का बहुत डिफरेंट तरीका है, लेकिन शॉर्टकट पे जब तुम्हारा आंसर निकल रहा है और तुमने सिंगल एंट्री की तैयारी करनी है तो तुम ऐसे कर सकते। सही है जी। अच्छा भाई, ये वो वाली बात होती है जो वो सुबह से लेकर रात तक की एक दिन की वर्कशॉप होती है और पूरा कोर्स कराना होता है, तो उसमें हर टॉपिक के शॉर्टकट बताया जाता है, राइट? तो ये एक शॉर्टकट है। अच्छा, अब तुम एक बात बताओ, जब एक्सपेंस करते हो, सोचना लॉजिकली सोचना, जब एक्सपेंस करते हो तो एंट्री क्या बनाते हो? लेट्स सपोज पेड रेंट $1000 फॉर चेक बाय चेक। हाँ जी बताइए, रेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। लेट्स सपोज 1000। अगर मैं रेंट का अकाउंट बना रहा हूं तो बैंक किस साइड पे आएगा? इधर आएगा, आगे ना। रेंट का अकाउंट बन रहा है तो रेंट क्या हो जाएगा? डेबिट। किसकी वजह से? बैंक की वजह से। बैंक किस साइड पे आएगा? तो ऐसे आप ये बात याद रखते हैं कि बैंक डेबिट साइड के ऊपर आएगा, और ऑपोजिट साइड से तुम मिसिंग फिगर कैलकुलेट करते हो। ऑपोजिट साइड से मिसिंग फिगर कैलकुलेट कर जाओगे और मिसिंग फिगर का नाम होगा इनकम। स्टेटमेंट के अंदर कितना रेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे 240 का प्रीपेड गिवन था, उसके बाद क्या मुझे क्लोजिंग गिवन है? नहीं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ना ये गिवन है, ना ये गिवन है, ना ये गिवन है? सही है, लेकिन क्या मुझे बैंक की वैल्यू गिवन है कि मैंने कितना रेंट पे करा है? आगे ना, देख लो सब लोग, देख लो भाई, क्या मैंने रेंट जो पे करा वो सबको नजर आ रहा है कितना पे करा? तो बैंक के आगे उसकी वैल्यू लिख दो 2640। 2640। अब मैंने क्या तरीका बताया था? मिसिंग फिगर जिस साइड पे लिखी हो पहले उसकी ऑपोजिट साइड का टोटल कर लो, मतलब दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो ये तो 0 0, ये तो आंसर कितना आ जाएगा? 2880। सही है। ये 2880 कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? इनकम स्टेटमेंट के अंदर। तो हम ये इनकम स्टेटमेंट बना रहे थे, यहां पे लिखते हैं रेंट एक्सपेंस 2880। आगे ना, ये बात समझ आई सबको? क्लियर है? अच्छा, बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है, वो ओपनिंग ऐड करें या क्लोजिंग लेस करें। वैसे तो बड़ा आसान तरीका होता था, अक्रूड्स को ऐड कर दो क्योंकि वो ए से आते हैं, और प्रीपेड को लेस कर दो क्योंकि वो ए से नहीं आते। मतलब आप ऐसे एक लॉजिक दे दीजिए। अच्छा सोचो, तुम्हारे पास इस वक्त क्या था? अक्रूड था या प्रीपेड था? प्रीपेड ऐड हुआ हुआ है, यहाँ ऐड करा है ना। 240 के अंदर 2640 ऐड करा है, तो यहाँ तो ऐड हो गया। तो याद रखिएगा, सिंगल एंट्री के टॉपिक के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग इंफॉर्मेशन दी हुई होती। अगर क्लोजिंग प्रीपेड दिया हुआ होता ना 240 का, तो फिर तो सेपरेट ही होना था। सही है, याद रखिएगा इस बात को। तो ऐसे मत सोचिएगा कि ऐड करना है या लेस करना है, अकाउंट बना दे। अच्छा, अब सोचो, अगर तुम्हें ये ओपनिंग इंफॉर्मेशन जैसे बीडी बैलेंस दिया हुआ है, लेट सपोज क्लोजिंग प्रीपेड भी दे देता 310 का, तो कहां लिख देते? यहाँ पे लिख देते। सही है। अब क्या करते? मेरे पास लैग कर रहा है, तो वो दोनों को प्लस करके माइनस करते तो आंसर आ जाता। तो अब कुछ भी दे दे सवाल के अंदर, आपने इसमें लाके पुट करना है, बैंक की वैल्यू लिखनी है, ऑपोजिट अकाउंट से इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू उठानी है और चलते हुए जाके इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना। सबको ये बात क्लियर है? एक शॉर्ट तरीके से करा रहा हूँ, एक शॉर्ट तरीके। सबको क्लियर हो गया? अब की बातें बना सकते हो, पी ए ए पी, बैंक डेबिट पे, क्रेडिट साइड से इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू। आंसर आ गया। सर ये अकाउंट बना के शो करना होता है सिंगल एंट्री में? नो, अकाउंट थोड़ी शो करना है। कुछ नहीं, ऐसी एग्जाम्पल दे रहा था, आप सो रहे। आगे बात करें। हाँ सुनो, अगला एक्सपेंस हम लोगों ने बात करना स्टार्ट की थी। अगला एक्सपेंस कौन सा लिखा हुआ है? वेजेस लिखा हुआ है। अब हमने सबसे पहले ये देखना है क्या वेजेस से रिलेटेड भी कोई अप्रूवल और प्रीपेमेंट है या नहीं है। सिर्फ अप्रूवल्स है क्लोजिंग के, लेकिन कंफ्यूज होने से बेहतर है, वैसे ये अप्रूव से ऐड हो जाएंगे, सही है, क्लोजिंग अप्रूव से ऐड हो जाएंगे, लेकिन कंफ्यूज होने से बेहतर है अकाउंट बना लेना साइड में, छोटा सा गंदा सा अकाउंट बना लेना। कोई जल्दी वो कोई ऐसा थोड़ी है कि आपने कोई बिल्कुल ही
साफ सुथरा सा अकाउंट बनाना है। तो अगेन अब अकाउंट किसका बना रहे हो? एक्सपेंस अकाउंट है। किसका? वेजेस का। ठीक है बेटा, चलो अगेन टर्म क्या लिखनी थी? पी ए पी, और बैंक डेबिट पे आ जाएगा, और ऑपोजिट अकाउंट से इनकम स्टेट की वैल्यू पता लग जाएगी, अकाउंट बन गया। अब तुम ये देखो कि वेजेस का ओपनिंग अक्रूड या प्रीपेड गिवन है सवाल में क्या वेजेस का ओपनिंग पहली तारीख का अक्रूड या प्रीपेड गिवन है? नहीं गिवन। इसका मतलब ओपनिंग में कितने बैलेंस आ जाएंगे? 0 एंड 0। क्या क्लोजिंग के अंदर अक्रूड या प्रीपेड वो प्रीपेड गिवन है? अक्रूड गिवन है। कितना अक्रूड गिवन है? 610। तो ए के आगे लिख लीजिए 610 और प्रीपेड 0। बैंक के आगे बैंक की फिगर लिख लीजिए 41400। तो 41400 तो मिसिंग फिगर बेटा कैलकुलेट कर जाओगे और वो मुझे बता दोगे। तो अब मैंने तुम लोगों को क्या बोला था? क्लोजिंग अक्रूड ऐड होगा, तो वैसे भी तुम देखो ऐड कर रहे हो। 41400 प्लस 610 कितना आ रहा है? 42010। ये लाएंगे और यहाँ पे लाके रिकॉर्ड कर देंगे वेजेस के नाम से 42010। ऐसा ही है। देखो क्या ये दोनों एक्सपेंसेस समझ आए? सही है। इसके लिए मैंने वर्किंग 1 करी, इसके लिए मैंने वर्किंग 2 करी। सर कोई भी एक्सपेंस तो ऐसे ही करेंगे। अगर कैश एक्सपेंस, क्या बात करना शुरू की थी ये मत भूल जाइएगा। कैश ऊपर हेडिंग मत भूला करिए, हेडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आपकी। कैश एक्सपेंस को कैलकुलेट करने के तरीके क्यों? क्योंकि इधर बैंक रिकॉर्ड हो रहा है। नॉन कैश का अकाउंट ऐसे बन ही नहीं सकता क्योंकि उसमें बैंक ही नहीं होता। समझे बात समझ आई? अच्छा जी, आगे देखते हैं और कौन सा एक्सपेंस है। अभी हम कैश एक्सपेंसेस देख रहे हैं तो बैंक अकाउंट से ही देखेंगे। उसके बाद एक और एक्सपेंस लिखा हुआ है जनरल एक्सपेंस। हाँ अच्छा, क्या जनरल एक्सपेंस से रिलेटेड अप्रूव्ड या प्रीपेमेंट गिवन है? नहीं गिवन। तो डायरेक्ट उठाओ और इनकम स्टेटमेंट में लिखो। तो डायरेक्ट उठाओ, वो छोड़ दो। बैंक लोन इंटरेस्ट के बारे में अभी हम क्या लिख रहे हैं? देखो अभी क्या बात करी थी। अगेन हेडिंग पे ध्यान, क्या चल रही है? हेडिंग। और इसके अंदर कौन सा एक्सपेंस है जो नहीं आता? लोन इंटरेस्ट। ये बात तो करी हमने, क्लियर? अच्छा आप सुनो, आगे बात को सुनो। देखो भाई जनरल एक्सपेंस के बारे में हमने क्या बात करी कि अगर अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स नहीं गिवन तो उनको सीधा सीधा उठाओ और इनकम स्टेटमेंट में लिख दो। बात समझ आ गई? ये सेम जितने काम यहां कर रहा हूं ना, एमक्यू में भी सारे यही काम करने हैं, पता है? सेम एग्जैक्ट यही काम करना, सेम काम ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है। सेल्स ऐसे ही निकलेगी, परचेज ऐसे ही निकलेगी, एक्सपेंसेस ऐसे ही कैलकुलेट। मार्कअप मार्जिन उधर नहीं देगा, क्लोजिंग इन्वेंटरी देगा, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करवाएगा। सही है, क्योंकि वहां पे अलग चीजें मांग लेता है। सही है। हाँ बेटा जाओ जाओ जल्दी से पढ़ के आ जाओ, लेकिन अभी टाइम क्या हो रहा है? अच्छा आगे बात करते हैं। मैं ये या तो एक काम कर लो, मैं इनकम स्टेट बनवा देता हूँ, उसके बाद फिर चले जाओ। तो मैं 5 मिनट का फिर ब्रेक देता हूँ, जिसको जिसको नमाज पढ़नी है तो पढ़ लो। 5:15 हो रहे ना अभी है। सही है, ऐसा कर लो तो सब फिर सही हो जाएगा। अच्छा अब बात करते हैं जनरल एक्सपेंस की। तो जनरल एक्सपेंस को मेरा बेटा क्या करना है? जनरल एक्सपेंस ठीक है, सीधा सीधा उठाओगे और रिकॉर्ड कर दोगे। कितने के मैंने? 10890। बेटा वैल्यूज मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी बताओगे तो मैं जल्दी कर। सही है 10, ठीक है 10890, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन साथ में खुला है। सही है, मुझे पेज चेंज करना। अच्छा भाई आगे आ जाओ। तो क्या मैंने सारे कैश एक्सपेंसेस लिख लिए? कैश एक्सपेंसेस कहाँ से पता लगते हैं? ये मेरे ख्याल से दोबारा से भी लैग कर रहा है, इंटरनेट का अक्सर यार इशू आ जाता है। अच्छा जी मैंने जितने अभी एक्सपेंसेस लिखे आपके सामने ये सारे कैश एक्सपेंसेस लिख लिए सिवाय एक के। कौन सा? बैंक लोन इंटरेस्ट के बारे में अभी भी खामोश, तो इसका मतलब अभी आगे जाके बात करें। अच्छा मैंने आपसे बोला था कि कैश एक्सपेंसेस के बाद दूसरे टाइप के एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? आप जरा सुनिए। नंबर 2 नॉन कैश एक्सपेंसेस। अच्छा मेरा बेटा आपके लेवल के ऊपर नॉन कैश एक्सपेंस जो आपसे वो कैलकुलेट करवाएगा उसका नाम है डेप्रिसिएशन। क्रेडिट्स कैलकुलेट नहीं करवाएगा, लिख के देगा। कैलकुलेट कैसे करोगे? सही है जी, बात समझ आई? अकाउंट बनवा के जो एक्सपेंस कैलकुलेट करवाएगा वो डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे बनता है जरा सुनिएगा। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए आप एक अकाउंट बनाएंगे और उसका नाम होगा
नेट बुक वैल्यू अकाउंट। अब ये नेट बुक वैल्यू किसी की भी हो सकती है, लेट्स सपोज प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल, प्रेमिसेस, लैंड की हो सकती है। थैंक यू, क्योंकि वो एप्रिशिएट होती है, डेप्रिशिएट। सही है। अच्छा भाई आगे बात करते हैं। ये जो अकाउंट बनेगा ना, बड़ा सिंपल है, बड़ा बेसिक सा काम। सबसे पहले एसेट नेचर का अकाउंट है तो बीडी किधर आ जाएगा, बैलेंस बीडी आ जाएगा डेबिट पे, और बैलेंस सीडी आ जाएगा क्रेडिट। अच्छा अगर आपको वो सवाल में बोलता है कि आपने कुछ एसेट्स खरीदे हैं, यानी कि लेट सपोज आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगी, यानी कि एडिशंस का रिकॉर्ड हो जाएंगे। और ये एडिशंस की वैल्यू आपको कहां से पता लगेगी, बैंक अकाउंट से। जैसे इस सवाल के अंदर आपने कोई एसेट खरीदा है, नहीं खरीदा, वरना किस साइड पे लिखा हुआ होता, क्रेडिट साइड के ऊपर मोटर व्हीकल प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि क्रेडिट साइड पे लिखने का मतलब पैसा जा रहा है, तो वो एसेट आ रहा होगा तभी तो पैसा जा रहा है। क्लियर, नहीं लिखा हुआ। अच्छा एक और चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, जरा गौर से सुनिए। अगर तुम ये सवाल में ऑब्जर्व, जो कि आपके लेवल के ऊपर नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर कभी आप ऑब्जर्व करें तो वो एडजस्टमेंट आपको देगा कि आपने कोई एक एसेट बेचा था, लेकिन जो आपने एसेट बेचा था उसका डिस्पोजल यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे आप, लेकिन याद रखिएगा उसके डिस्पोजल की कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड करोगे, कॉस्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या सेल प्रोसीड, तीनों में से कुछ भी। वो जो एसेट बिका है उसकी नेट बुक वैल्यू रिकॉर्ड की जाएगी, यानी कि जो उसकी कॉस्ट थी उसमें से उसकी पीएफडी माइनस कर देना, और जो वैल्यू बचे वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेना। वो खुद लिख के देगा आपके लेवल पे कि जो एसेट बिका है उसकी नेट बुक वैल्यू दिस। तो यहाँ पे आप रिकॉर्ड क्या करोगे, ना उसकी कॉस्ट, ना उसकी पीएफडी, ना उसकी सेल प्रोसीड, बल्कि क्या रिकॉर्ड करोगे, नेट बुक वैल्यू, क्योंकि अकाउंट किसका है, नेट बुक वैल्यू का। तो ओपनिंग क्या लिखी, नेट बुक वैल्यू, क्लोजिंग क्या लिखी, नेट बुक वैल्यू, जो खरीदा उसकी क्या लिखी, नेट बुक वैल्यू। नहीं सर जो खरीदा उसकी तो कॉस्ट लिखी, तो बेटा जिस साल एसेट खरीदते हो उस साल उसकी कॉस्ट और नेट बुक वैल्यू सेम होती है, तो नेट बुक वैल्यू ही लिखी। और इसी तरीके से इस अकाउंट से एक मिसिंग फिगर कैलकुलेट कर लो, और वो क्या चीज होगी, हेडिंग देख लें पहचान जाएंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये उस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पता लग जाएगा। अच्छा अब अगर आप नोटिस करें तो इन सवालों के अंदर जो आपके बिल्कुल बच्चों वाला सवाल दिया हुआ है, तो इसके अंदर नॉन करेंट एसेट अगर आप देखो तो ओपनिंग इंफॉर्मेशन कितनी है, 35, 50, 580, और क्लोजिंग इंफॉर्मेशन कितनी है, 32, 450। इसका मतलब कि ओपनिंग और क्लोजिंग इंफॉर्मेशन मिल गई, पीडी और सीडी मिल गया, एड नेट बुक वैल्यू, सामने लिखा हुआ है नेट बुक वैल्यू, सही है, नेट बुक वैल्यू का ओपनिंग क्लोजिंग उसमें दे दिया। तीसरी चीज क्या ढूंढूंगा, क्या कोई एसेट खरीदा, नहीं, क्या कोई एसेट बेचा, नहीं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इन दोनों का डायरेक्ट डिफरेंस भी डेप्रिसिएशन ही होगा। आगे ना, ये बात सब गौर से सुन ले, कोई तीसरी इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस बीडी और सीडी का डिफरेंस क्या है, डेप्रिसिएशन है। कितनी आ रही है, 330। चाहे तो आप यहाँ पे और यहाँ वैल्यू पुट करके ये आंसर नेक्स्ट करके निकाल लें, तो ये प्लस और ये माइनस, तो यही वैल्यू आ जाएगी, ऐसा ही होगा। लेकिन अगर तुम्हें और कोई इंफॉर्मेशन दी भी होती तो फिर क्या करते, इस अकाउंट को बना लेते। लेकिन आपके लेवल में मैं बता रहा हूँ ना कि आपको मैं मैक्सिमम चीज करा रहा हूँ, लेकिन शॉर्टकट से करा रहा हूँ। इस अकाउंट के पीछे बड़ी कहानी, इस अकाउंट के पीछे पूरा टॉपिक डेप्रिसिएशन का पड़ा हुआ है, लेकिन जाहिर सी बात है अभी हम सिर्फ शॉर्टकट कर रहे हैं यार, आंसर निकला है। क्लियर, तो डेप्रिसिएशन कितनी है, डेप्रिसिएशन आई हमारे पास 3130, ठीक है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे डेप्रिसिएशन किस चीज की दी है, प्लांट की थी, सिर्फ नॉन करेंट एसेट, ठीक है जी, 3130। तो समझ आई कैश एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट करना है, नॉन कैश कैसे करना है। कैश एक्सपेंसेस जितने भी हो सारे उसी तरीके से कैलकुलेट होंगे टीएपी अकाउंट बना के, और नॉन कैश एक ही एक्सपेंस होगा, उसका नाम डेप्रिसिएशन है, उसका पूरा कंप्लीट 100% अकाउंट बना के मैंने आपको दिखा दिया, और कुछ नहीं होगा। और क्लियर है, यहाँ तक बात समझ आती है। अच्छा अब आप क्या करेंगे, और कोई एक्सपेंस आपको नजर आ रहा है सवाल, हाँ जी, और कोई एक्सपेंस नजर आ रहा है, लोन इंटरेस्ट को छोड़ दीजिए, उसके अलावा और कोई एक्सपेंस है, नहीं है, तो आप बताएं ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल कितना बनता है, 9, पूरा बताओ बेटा, 5891
जीरो। क्या मैं बोल सकता हूँ ये 58910 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जब ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करूंगा तो आंसर कितना आएगा? सेवन। क्या मैं इसको बोल सकता हूं दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट? अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब, ये वो प्रॉफिट है जिसमें से लोन इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ हुआ, इसमें से लोन इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ हुआ। तो अब बाद में शो किया जाता है लेस, और उसको बोला जाता है फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, वैसे ये फाइनेंस कॉस्ट हेडिंग होती है, और आगे लिखते हैं लोन इंटरेस्ट। कितने का लोन इंटरेस्ट? अच्छा, अब सवाल के अंदर क्या लोन की कोई परसेंटेज दी भी थी? नहीं। तो जितना लोन इंटरेस्ट पे करा आप मान लोगे उतना ही है, क्योंकि ना कोई अक्रूड है ना कोई पेमेंट गिवन है, उसका प्रीपेड गिवन है। तो कितना पे करा हुआ था? 300। तो बेटा ये माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा फाइनल नेट प्रॉफिट। कितना आ जाएगा? 7190। आगे बाकी स्कीम में नेट प्रॉफिट चेक करें, ये आ रहा है बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे होगा। सही है। अब देखो क्या क्या चीजें छुपा रहा था वो एक एक करके हमने पढ़ी, और हम ये अकाउंट को सॉल्व करते गए, ये सारी चीजें हम प्रिपेयर करते हैं। क्लियर है जहां तक? अच्छा, अब ये आगे बोलता है 2 मिनट की बात कर रहा है। एडवाइस हाजिक वेदर और नॉट शुड ही शुड मेंटेन अ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम फॉर बिजनेस, जस्टिफाई और आंसर विद 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस। भाई क्यों नहीं? सवाल पहले ये डबल एंट्री फॉलो क्यों नहीं करनी चाहिए? सबसे पहला इजी टू अंडरस्टैंड होगा बिजनेस के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को अप्रेज कर सकता है, चेक कर सकता है। सही है, फ्रॉड से बच सकता है। सही है, और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स नहीं होगी। सही है। प्रॉब्लम्स क्या है? टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, टाइम टेकिंग हो सकता है, कॉस्टली हो सकता है, क्योंकि कोई अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा इसको बनाने के लिए। अकाउंटेंट नहीं, बुक कीपर। सही, कोई बुक कीपर हायर करना पड़ेगा इसको बनाने के लिए। टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, कॉस्ट ज्यादा हो सकती है, या फिर नॉन अकाउंटेंट्स को इन अकाउंट्स को समझने में मुश्किल हो सकती है। ये बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। तो आप जितने चाहो उतने ले सकते हो। इसके अंदर क्या लिखा हुआ आपसे यार? हम अगर इसकी डायरेक्टली मार्केटिंग खोल लें तो उसके अंदर अगर आप देखें तो ये आपके पास ये आंसर्स मौजूद है, यहाँ पे आपके पास पहले से भी लिखे हुए। क्लियर है? सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? इनेबल इजियर प्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ जी, पहली बात मैंने यही करी कि इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाने में आसानी हो जाएगी, कितने झमकटे नहीं बनाने पड़ेंगे। सेल अलग निकालो, परचेज अलग निकालो, एक्सपेंस अलग कैलकुलेट करो, मार्कअप मार्जिन इस्तेमाल करो, नहीं करना पड़ेगा ये सब, बच जाओगे। दूसरा, इनेबल ग्रेटर एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। एक्यूरेसी रहेगी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सही है। उसके बाद क्या बोलता है? प्रोवाइड चेक एंड बैलेंस टू मिनिमाइज पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड से बच सकते हो। सही है जी। और फैसिलिटेट्स इजियर डिसीजन मेकिंग। छोड़ दे, पता नहीं क्या बात। अच्छा, दूसरा डिसएडवांटेजेस देखते हैं तो हमने भी यही बात करी, टाइम कंज्यूमिंग है। हमने भी यही बात करी कि मे बी कॉस्टली टू सेटअप या टू हायर अकाउंटेंट फॉर इट। ठीक है जी। और ऑल एरर्स विल नॉट बी आइडेंटिफाइड। ये मैंने क्यों नहीं बोली बात? जिन लोगों ने एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट का टॉपिक पढ़ा हुआ है उनको पता है कि कुछ ऐसे एरर्स भी होते हैं जो नॉन अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस होते हैं। सही है। अब ये बात अभी मैं कर देता फिर कोई लंबी बात फिर जाती, तो देखो ये बात नहीं करी, लेकिन उसने दो दो एडवांटेज मांगे थे, हमने तीन तीन एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे बात कर। सही है। नमाज ब्रेक लो 5 मिनट का, एंड देन फिर आगे अब हम एनपीओ का क्वेश्चन करेंगे। यही सारी चीजें पक्की होंगी और फिर पार्टिसिपेट। अब स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि अब आपको सब कैलकुलेट करना। ठीक हो गया यहाँ तक? नमाज पढ़ो, उसके बाद फिर स्टार्ट करो।